तो फिर बाइंग सेलिंग कब होगा? जब आप एक म्यूचुअल पॉइंट पे आ जाएंगे, दोनों एग्री हो जाएंगे, आपको लगता है कि हाँ यार रियली इसकी 100 की वैल्यू है और उसको लगता है कि मेरे को 100 में बेचने में नुकसान नहीं है, तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को हम क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम यही होता है कि डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, मतलब ए पॉइंट वेयर ए कंज्यूमर क्या होता है? विलिंग टू बाई होता है और प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल। समझ में आ रहा है क्या? उसी को बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। तो मार्केट में किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिसाइड होती है तो वो दोनों के बार्गेनिंग से होती है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, और फिर वो फाइनली प्राइस डिसाइड होती है। और वही आपने सीखा है कि वो सारा डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। यस और नो? ये तो अब तक सीखा आपने। फिर सेकंड पार्ट में आपने क्या सीखा कि सपोज अब किसी भी रीजन से, रीजन क्या होंगे? वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कि इनकी वजह से मान लो डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो सप्लाई इंक्रीज होने के रीजन आप देख, वो सारे मेरे साथ डाल ही रखे। सप्लाई डिक्रीज होने के रीजन सारे वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आएंगे। ऐसे अगर सप्लाई कांस्टेंट, डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, वो सारे रीजन वही आएंगे। अभी तक तो हमने अज्यूम करके पढ़ रहे थे, बाकी वो सारे रीजन जो रियल लाइफ में आएंगे वो सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड से और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई से आएंगे, कि कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस डिक्रीज, और वो सारे वही रीजन होंगे। तो अगर ऐसा होता है कि डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो गया, सप्लाई कांस्टेंट, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो गया, रीजन क्या होते हैं? प्राइस को छोड़ के बाकी सारे अदर फैक्टर्स, तो फिर क्या इफेक्ट होगा मार्केट पे, इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आपने देखा है कि प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी कम होगी, या क्वांटिटी कम होगी, प्राइस बढ़ेगी, या नो चेंज इन प्राइस या नो चेंज इन क्वांटिटी। ये सारी कंडीशन पढ़ ली क्या आपने? यस और नो? तो ये वेरियस कंडीशन, सम एक्सेप्शनल केस और साइमल्टेनियस कंडीशन, ये सारी पॉसिबिलिटीज आपने देख लिया कि कैसे प्राइसेस चेंज होती है, कैसे डिक्रीज होती है, कैसे इंक्रीज। तो वो सारा डिमांड किस पे डिपेंड करता है? डिमांड सप्लाई पे। डिमांड सप्लाई जैसे चेंज होगी और फिर साइमल्टेनियसली में दोनों एक साथ चेंज होगी तो क्या होगा, अलग अलग होगी तो क्या होगा, सम एक्सेप्शनल केस में क्या होगा, सब कुछ आपने डिटेल में पढ़ लिया। तो आपने दो टॉपिक यहां तक कर लिए। फर्स्ट कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, सेकंड प्राइस कैसे चेंज होती है। दो लेवल आपने क्रॉस कर लिए। यस सर। अब जो नेक्स्ट टू लर्निंग है वो क्या होगी, वो आगे देखेंगे कि जो प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होगी और कैसे डिटरमाइन होती है, आपने सीख लिया। अब उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा और फिर उसको गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी। मतलब यही नहीं छोड़ सकते एज इकोनॉमिक स्टूडेंट, उसका एंड तक देखेंगे कि फिर वो जो प्राइस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो उस पर कंज्यूमर पे और प्रोड्यूसर पे क्या इफेक्ट आएगा, और फिर उसको गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी। तब जाके हमारा पूरा टॉपिक खत्म होगा। तो ये होता है माइक्रो काइंड लर्निंग। माइक्रो काइंड लर्निंग मतलब कि अल्टीमेटली मार्केटिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, कैसे चेंज होती है, उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है और उसको कैसे कंट्रोल करें। इज इट क्लियर? बेसिकली जो दिया था आज का टॉपिक हमारा ये है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय अमर्त्य सेन, इज इंडियन इकोनॉमिस्ट। नोबेल प्राइज इनको मिला था, इंडिया में अभी तक एक ही नोबेल प्राइज मिला है और वो है अमर्त्य सेन। उन्होंने ये इसी वर्क पे, उन्होंने ये जो वर्क है वो आइडेंटिफाई किया और इसी पे उनको ये नोबेल प्राइज मिला था। तो ये क्या था बेसिकली? ये बेसिकली था कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम है विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, उसके बहुत सारे लिमिटेशंस है। तो उन्होंने उसकी लिमिटेशन निकाली थी। ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है ना, जहाँ डिमांड सप्लाई, इसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इसको मार्केट इक्विलिब्रियम थे, फ्री डिमांड सप्लाई से डिटरमाइन हो रहा है। तो इसकी उन्होंने लिमिटेशन आइडेंटिफाई करी कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है वो बेसिकली जो डेवलप इकोनॉमीज है उनके अंदर वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है वो क्या होता है कि रिच बिकम्स रिचर और पुअर बिकम पुअर, मतलब इनइक्वालिटीज हो जाती है और वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम प्राइस अचानक ज़्यादा होगी किसी भी रीजन से, तो उसमें क्या होता है कि पुअर सेक्शन जो है वो और ज़्यादा पुअर होगा, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो कम होती है, वो और ज़्यादा उस पर बर्डन आएगा और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए उन्होंने उसकी लिमिटेशन आइडेंटिफाई की। ऐसे ही प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने बताया कि प्रोड्यूसर में भी क्या होता है कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनकी प्राइस कम होने की वजह से बहुत सारे फार्मर सुसाइड कर लेते हैं और बहुत सारे फार्मर प्रोडक्शन स्टॉप कर देते हैं, उनको लॉस हो जाता है। तो ये सारे रीजंस उन्होंने आइडेंटिफाई की कि ये जो प्रॉब्लम है ना वो किसकी है? प्री मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इस पे उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया और उन्होंने कहा कि स्पेशली डेवलप इकोनॉमीज में गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है, अदरवाइज फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं
इनइक्वालिटीज क्रिएट करेगी, रिच और पुअर का डिफरेंस बढ़ाएगी। पहले ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम होती है इनइक्वालिटीज की, और ज़्यादा होगी। तो इसी पे उन्होंने रिसर्च किया और ये इसकी लिमिटेशन आइडेंटिफाई की, और फिर उन्होंने पूरा उस पर बताया कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो उन्होंने कहा कि इसका सॉल्यूशन वही है कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, और ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन कॉन्सेप्ट गिवन बाय अमर्त्य सेन, जो आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला केस आता है प्राइस सेलिंग, मैक्सिमम प्राइस, क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम प्राइस सेलिंग या प्राइस सेलिंग, दोनों में से किसी भी नाम से बोल सकते हैं हम। अब ये होता क्या है, तो देखिए जैसे मैंने आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये वाला केस ले रहे हैं हम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो प्राइस सेलिंग कब होती है, जब इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा हो गई, तो फिर उसके बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, व्हेन गवर्नमेंट इंपोज द प्राइस लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस सेलिंग बोलते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा हो गई तो उसमें बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा और गवर्नमेंट आके एक प्राइस डिसाइड कर देगी, दिस इज कॉल्ड प्राइस सेलिंग। व्हाट इज प्राइस सेलिंग, द प्राइस विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, बिकॉज इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई। अब रीजन कुछ भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज्यादा हो गई, तो उसकी वजह से फिर जो पुअर सेक्शन है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो फिर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगी, और गवर्नमेंट इंटरफेयर करके एक प्राइस डिटरमाइन करेगी जो हमेशा इक्विलिब्रियम से कम ही होगी, उसको बोलते हैं प्राइस सेलिंग। तो देखिए इसका डेफिनेशन, व्हाट इज प्राइस सेलिंग, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड प्राइस सेलिंग। ज्यादा अच्छी डेफिनेशन क्या है, इससे भी ज्यादा अच्छी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि इट इज ए फिक्स बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो प्रॉपर इजी डेफिनेशन क्या होगी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि द प्राइस विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, बिकॉज इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई। तो ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सही है कि इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा है, तो फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करके प्राइस डिटरमाइन करती है, बिलो द इक्विलिब्रियम वो होती है इक्विलिब्रियम प्राइस। ये मीनिंग हो गया। अब इसका एग्जाम्पल, ये ऐसा कहाँ होता है, आप देखो नेसेसिटीज गुड्स में होता है, जैसे मैंने आपको बताया था टमाटो पटेटो जो प्राइस होती है इनके अंदर ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल हो गया, देन इसका जो इम्पैक्ट है वो किस पे आता है, वो किस पे आता है, पुअर सेक्शन, कंज्यूमर पे, कंज्यूमर गुड्स पे। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या बता दिया, मीनिंग बता दिया, फिर एग्जाम्पल बता दिया जो नेसेसिटीज गुड्स है, फिर उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव कि द मेन रीजन ऑफ इम्पोजिंग द प्राइस सेलिंग इज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। किसको कंज्यूमर करने के लिए किया जाता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बता दिया। फिर इसका डायग्राम, तो डायग्राम में बस आपको इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस बता के प्राइस सेलिंग बता देना है। अलग अलग डायग्राम मैंने एक साथ बता दिया, आपको अलग अलग डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम बता देना है। उसके बाद डायग्राम के बाद, ये डायग्राम और इसका एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद में इसके कॉन्सिक्वेंस। तो कॉन्सिक्वेंस में जो आता है वो शॉर्टेज आता है, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन में फिर ये 3 पॉइंट आते हैं जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट आते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन में। तो देखो पूरा एक शॉर्ट नोट्स इस पे तैयार करने के कीवर्ड्स क्या हो गए, सबसे पहले मीनिंग हो गया, सेकंड क्या हो गया एग्जाम्पल, थर्ड क्या हो गया ऑब्जेक्टिव, फोर्थ क्या हो गया डायग्राम, फिफ्थ क्या हो गया कॉन्सिक्वेंसेज, और सिक्स्थ क्या हो गया अदर नेम। प्राइस सेलिंग का अदर नेम क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस सेलिंग। तो ये होती है कंट्रोल प्राइस, प्राइस कंट्रोल बोलते हैं बेसिकली, इसका अदर नेम है प्राइस कंट्रोल। बाद में आता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, तो डायग्राम आपको मार्केट इक्विलिब्रियम बनाना है और इक्विलिब्रियम से नीचे आपको प्राइस दिखाना है, उसको हम प्राइस सेलिंग बोलते हैं। इसी से डेफिनेशन बन जाएगा, ये डायग्राम हो गया, और ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, ये ऐसे ऐसे सप्लाई कर्व, डी डीज डिमांड कर्व, इन्होंने वीट और राइस लिया है। उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम प्राइस ये बता दिया, देन गवर्नमेंट इम्पोज द प्राइस सेलिंग एट ओपी 1 विच इज लोअर देन द मार्केट इक्विलिब्रियम एंड द कंज्यूमर डिमांड। ये आप इसने एक्सप्लेनेशन जो डायग्राम की वो आप कर लोगे ना। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सिक्वेंसेज। ये हमें अच्छा इसका अदर नेम और था, हम अदर नेम क्या होता है इसका, प्राइस सेलिंग को क्या बोलते हैं, एक तो कंट्रोल प्राइस बोलते हैं और दूसरा मैक्सिमम प्राइस सेलिंग। अब उसके बाद में आता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज, आज का टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेज। तो जैसे प्राइस सेलिंग होगी तो कॉन्सिक्वेंस देखो यहां से है बच्चे, प्राइस सेलिंग होगी तो ये केस कौन सा हो गया, सपोज जैसे इसमें क्या दे रखा है वही हम ले लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी आपको। ए बी, तो हम ए बी ले लेते हैं, इसमें ये ले लिया हमने ए और ये ले लिया बी। तो ए बी क्या है, ए बी इज
एक्सेस डिमांड। सो ये आ गया ए बी, एक्सेस डिमांड। ना अब एक्सेस डिमांड होगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा भाई, आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे हम प्राइस लेके आ रहे हैं, तो प्राइस कम कर रहे हैं, प्राइस कम करने की वजह से क्या होगा, सप्लाई तो कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो वो एक्सेस डिमांड होने की वजह से अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, देखिए एक्सेस डिमांड का केस होगा, इसमें देखो लिखा हुआ है यहाँ एक्सेस डिमांड, ये रहा एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, दिस इज केस ऑफ एक्सेस डिमांड। अब उसके कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, सबसे पहला आएगा स्टोरेज का प्रॉब्लम आएगा, सॉरी शॉर्टेज का प्रॉब्लम आएगा भाई, गुड्स एक्सेस डिमांड हो गया, सप्लाई कम है तो शॉर्टेज हो गया, तो क्या हो जाएगा, गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। देन उसके बाद में फिर प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, जिसमें लिमिटेड सप्लाई अमंग द नंबर, तो इसमें प्रॉब्लम एलोकेशन में फिर दो चीजें आएगी, तीन आएगी। अब जैसे शॉर्टेज होगा, शॉर्टेज होते ही प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कि भाई अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो किसको दें किसको नहीं दें, तो फिर गवर्नमेंट इसमें तीन ऑप्शन अडेप्ट करेगा। सबसे पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये प्रिंसिपल लगा देगा, पहले आओ पहले पाओ, तो पहले तो ये करेगा, फिर अगर मान लो ये नहीं फेल हो गया तो फिर वो क्या करेगा, राशनिंग कर देगा। राशनिंग क्या होती है, लिमिट, एक लिमिट लगाते हैं, जैसे राशन कार्ड, तो राशनिंग मतलब पर हेड, जैसे पर फैमिली में इतने मेंबर है तो उसके पर हेड के हिसाब से एक लिमिट फिक्स कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड राशनिंग। और इसके अलावा फिर अगर ये दोनों ही वो प्रॉब्लम मैनेज नहीं कर पाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग। अब ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है कि लोग एक जगह से कम प्राइस में खरीदेंगे और दूसरी जगह बेचेंगे, मतलब होर्डिंग्स कर लेंगे, ब्लैक मार्केटिंग कर उसको क्या करेंगे, कम प्राइस पे खरीद के दूसरे मार्केट में जाके बेच देंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाए गवर्नमेंट का। तो अगर गवर्नमेंट प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल नहीं कर पाया तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा ब्लैक मार्केटिंग। देखिए ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है, ब्लैक मार्केटिंग इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइस कंट्रोल। ब्लैक मार्केटिंग इंप्लाइज सिचुएशन इन विच द कंट्रोल्ड कमोडिटी सोल्ड अनलॉफुली अंडर दिस table at a given price higher than the lawfully enforced selling. This situation arises largely because of the fact that a point क्या है, the number of potential consumer of the commodity is more than what can be served by the, तो ये तो shortage का point आ गया, and there are consumer who are willing to pay more than the price selling. This latter phenomena is more important in the क्रिएटिंग ब्लैक मार्केटिंग। तो फिर क्या हो जाता है, जब शॉर्टेज हो जाती है, डिमांड ज़्यादा, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पे करने के लिए तैयार होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, कम प्राइस पे खरीदते हैं और ज़्यादा प्राइस पे जाके बेच दे देते हैं, तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाता है। तो ब्लैक मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि अनलॉफुली, मतलब जो गवर्नमेंट ने प्राइस सेलिंग की उसको ब्रेक कर देते हो रूल को और वापस हाई प्राइस पे बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक मार्केटिंग हो जाता है। तो ये ब्लैक मार्केटिंग वाला पॉइंट आपको पढ़ना है। और ये क्या, राशनिंग मैंने आपको बता दिया कि राशनिंग का मतलब एक लिमिट, एक कोटा फिक्स कर देते हैं पर हेड पर फैमिली कि आपको इतना ही मिलेगा, तो जिससे ताकि सबको डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे आपने देखा था डिमोनेटाइजेशन के अंदर, जब आपने कैश विड्रॉल की लिमिट लगा दी थी ना पहले 2000 फिर 4000, क्यों, क्योंकि उस टाइम में मनी सप्लाई शॉर्टेज हो गई थी, तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए। आज तो आप चाहो जितना आपके अमाउंट, अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो यू कैन विड्रॉल एनी अमाउंट, बट उस टाइम ऐसा नहीं था। तो जब किसी भी गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है तो फिर एक लिमिट लगा देते हैं, उसी को बोलते हैं राशनिंग। राशनिंग मतलब लिमिट कर देना। तो देखो राशनिंग, गवर्नमेंट जनरली couples price control with the distribution control. The most effective from the distribution control is rationing. Rationing implies that the selling is imposed on the quantity which can be bought and consumed by a consumer. It makes sure that every consumer gets the minimum quantity. Price selling accompanied by the rationing of the goods may have the following adverse consequences. Each consumer has to stand in long queues, जैसे आपने डिमोनेटाइजेशन में भी देखा था, and since all the consumer will not be satisfied by the quantity goods, तो वो satisfied उसे नहीं हो पाते। तो इसके भी consequence होते हैं। राशनिंग क्या होता है और उसके क्या नेगेटिव consequences, ये समझ में आ गया क्या? और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो आप तो जानते ही हो, तो ये तो प्रिंसिपल पता है आपको कि द स्केल प्रोडक्ट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दिस सिचुएशन ऑफन डेवलप इन द formation of long unmanageable queues at the retail center, so that the person lining up at the tail of the queue
हैव ओनली ए लिटिल चांस ऑफ गेटिंग द डिजायर गुड्स। तो इसके अंदर बस वो भाई आप फर्स्ट आओ फर्स्ट कम और ख़त्म करो, तो वो भी एक प्रोसेस होता है। फिर दूसरा प्रोसेस राशनिंग होता है, और तीसरा प्रोसेस क्या होता है, अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं तो फिर वो ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, जो इलीगल तरीके से वो लोग क्या करते हैं, एक प्लेस से क्या करेंगे, जैसे उसमें हुआ था डिमोनेटाइजेशन में, कुछ लोग फ्री थे वेले थे, तो उन लोगों ने क्या किया, सारे दिन बस लाइन में लगना, पैसा निकलवाना, और जिसको पैसे चाहिए थे उसको 2000 की जगह 2500 में 300 में, जो लाइन में नहीं लग सकता उसको पैसे भी चाहिए तो वो तो देगा ही देगा। तो इस तरीके से लोग इस तरीके से करने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। इज इट क्लियर? तो इसमें ब्लैक मार्केटिंग वाला पॉइंट ढंग से तैयार कर लेना, और बाकी तो रीडिंग लगाने से समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज आ गए। अब इसमें 6 पॉइंट्स क्लियर थे कल, क्या क्या हो गए 6 पॉइंट्स? फर्स्ट क्या हो गया, मीनिंग। सेकंड क्या हो गया, एग्जाम्पल। थर्ड, ऑब्जेक्टिव। फोर्थ, डायग्राम। फिफ्थ, कॉन्सिक्वेंस। और सिक्स्थ, अदर नेम। ये 6 पॉइंट क्लियर है क्या? ये लिख लेना बिल्कुल साइड में नोट्स के, आपको टेबल बनानी है, ये 6 बेसिस होंगे। तो अब आपको एक होमवर्क मिलेगा, आपको डिफरेंस बिटवीन द प्राइस सेलिंग प्राइस फ्लोर के अंदर एक टेबल बनानी है। तो ये 6 पॉइंट इसमें हो गए। ऐसे 6 पॉइंट अब आप इसमें किसमें पढ़ेंगे, प्राइस फ्लोर, जिसको बोलते हैं मिनिमम प्राइस सेलिंग। वो होता है मैक्सिमम प्राइस सेलिंग, ये होता है मिनिमम। अब इसको समझ लो। देखो अब क्या होता है कि कई बार प्राइस, ये बेसिकली प्राइस सेलिंग कंज्यूमर के लिए होती है और प्राइस फ्लोर प्रोड्यूसर के लिए। तो आपने देखा होगा फ्रिक्वेंटली न्यूज में आता भी है कि फार्मर्स फ्रिक्वेंटली सुसाइड करते हैं। तो बताइए फार्मर्स क्यों सुसाइड करते हैं, रीजन बता सकते हैं आप? क्यों करते हैं फार्मर सुसाइड्स? एक्चुअली क्या होता है, फार्मर्स जो है वो बेसिकली सुसाइड इसलिए करते हैं कि वो जो क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं या तो वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे रेनफॉल नहीं हुआ, या कोई और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जैसे सर्दी ज़्यादा हो गई कोल्ड की वजह से, लेस रेनफॉल की वजह से, हेवी रेनफॉल की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उस तरीके से वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जैसे हमारी तो हर महीने इनकम आती है और हम हमारे जो नेसेसिटीज़ खर्चे वो मीट आउट कर लेते हैं। अब उनकी तो क्या होती है 6 मंथ के बाद आती है, और अगर वो पैसा भी नहीं आया तो फिर उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना है, अपने सारे खर्चे भी मीट आउट करने हैं, नेक्स्ट जो कमिंग है उसके लिए प्लानिंग भी करनी है, उस पर एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट भी करना है, सारे काम भी करने होते हैं। और अगर वो जो उन्होंने लोन लिया वो जो ड्यूज़ है उसको भी पे करना होता है। तो वो अगर पैसा नहीं आएगा तो फार्मर के पास क्या ही चांस बचेगा, या तो वो क्या करेगा, वहाँ से माइग्रेट करेगा, गाँव से छोड़ के शहर में या कहीं भागेगा, या फिर फाइनली वो क्या करेगा, सुसाइड करेगा। तो इस तरीके से फार्मर्स अगर माइग्रेट करेगा, सुसाइड करेगा, तो क्या होने लग जाएगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगा। और आपको पता है कि तीनों सेक्टर आपस में इंटर कनेक्टेड है। अगर एक सेक्टर में डाउनफॉल आएगा तो सब में आने वाला है। अभी आप देखो हमारी जो अर्ली इन द मॉर्निंग, सबसे पहले हमारा जो गुड मॉर्निंग होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से होता है, मिल्क है, ब्रेड है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, और गवर्नमेंट आके फार्मर्स को क्या कर देती है, प्रोटेक्ट करती है, और वही होती है प्राइस सेलिंग। तो जैसे अब हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गई, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो जो गवर्नमेंट आएगा और वो क्या कर देगा, एक प्राइस फ्लोर लगा देगा, मतलब मिनिमम प्राइस की आपको इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी। ये हो गया प्राइस फ्लोर। व्हाट इज प्राइस फ्लोर? द प्राइस विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। और क्यों होता है? बिकॉज वी अज्यूम दैट का इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू लो। इसका वाइस वर्सा करना है, मतलब प्राइस सेलिंग का वाइस वर्सा होता है। तो प्राइस फ्लोर हमेशा इक्विलिब्रियम से ज्यादा होता है क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस कम है। तो जैसे आपने सुना होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। एमएसपी इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ प्राइस फ्लोर। तो एमएसपी में गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली गवर्नमेंट फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो कह देती है कि भैया आपको अगर मार्केट में प्राइस इसकी नहीं मिलेगी। नॉर्मली क्या होता है, फार्मर्स के साथ चीटिंग होती है। जब वो मार्केट में जो उनको हार्वेस्टिंग करते हैं तो मार्केट में क्रॉप्स लाते हैं तो उनको प्राइस, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको ऑनियन का। अगर ऑनियन की प्राइस बढ़ गई, सपोज मान लो अभी प्रेजेंट में भी 40 रुपये पर केजी है, मान लेते हैं हम, है डेफिनेटली। तो क्या आपको लगता है कि फार्मर को 40 रुपीज मिल रहा है? व्हाट डू यू थिंक?
नहीं मिल रहा। फार्मर को तो 5 रुपीज भी नहीं मिल रहा, फार्मर्स को तो 5 रुपीज भी नहीं मिल रहा, जबकि हमारे को 40 रुपीज में मिल रहा है। तो ये सारा इतना गैप जो है, सारा कमीशन किसका आ गया? मिडिल मेंस। तो ये सारा मिडिल मेंस कमा रहा है। तो इस तरीके से फार्मर्स को प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाती है, और जब वो उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो सारे फार्मर्स लेके आते हैं, एकदम से मार्केट में प्राइस कम हो जाती है और फार्मर्स को उसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो फार्मर्स के खर्चे मीट आउट नहीं होते और उस वजह से भी वो सुसाइड कर लेता है और एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट ये कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोगों को वो फिक्स कर दी कि भाई आपका जैसे वीट है, राइस है, इनकी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दी कि इतनी प्राइस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर सपोज मार्केट में नहीं मिले तो आप गवर्नमेंट के आउटलेट पे जाके सेल आउट कर सकते हो। उसी को बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि फार्मर की एक रिस्क मिनिमाइज हो जाए कि उनकी क्रॉप्स का प्रॉपर प्राइस मिले, ताकि उसकी रिस्क क्या हो जाए? मिनिमाइज। तो फार्मर क्या करेगा? माइग्रेट नहीं करेगा और सुसाइड नहीं करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लेके आती है? प्राइस फ्लोर लेके आती है, विच इज नोन एज ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई क्या इसकी? एग्जाम्पल क्लियर है? तो ये दोनों हमने देख लिया, मीनिंग हो गया, एग्जाम्पल हो गया। वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्राइस फ्लोर आर एग्रीकल्चर प्राइस, सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम वेज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। मीनिंग हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। देन उसके बाद में डायग्राम, इसमें डायग्राम मार्केट इक्विलिब्रियम बनाना है और उसे अभाव क्या कर देना है? प्राइस। उसमें हम बिलो प्राइस कर रहे थे, इसमें अभाव कर देंगे, क्योंकि हम अज्यूम करके चल कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कम है, तो हम मार्केट प्राइस उसे क्या कर देंगे? ऊपर। फिर इसका डायग्राम का वही एक्सप्लेनेशन वही है, सेम वही लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन है। अब वो केस कौन सा हो जाएगा? एक्सेस सप्लाई। उसमें एक्सेस डिमांड हुआ था, यहाँ क्या हो जाएगा? एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंस तो देखिए, ये वाला जो केस है सी डी, तो सी डी क्या हो गया? एक्सेस सप्लाई। अब जब सप्लाई ज्यादा होगा तो आपको पता ही है क्या प्रॉब्लम आएगी? सप्लाई ज्यादा होने की वजह से, जब डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ? एक्सेस प्रोडक्शन होगा। जैसे वहां शॉर्टेज था, यहाँ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। अब एक्सेस प्रोडक्शन होगा तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? उसका स्टोरेज करेगी, ठीक है, वेलफेयर करेगी, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव से वो अचीव करेगी। तो देखिए कॉन्सिक्वेंसेज में सबसे पहला सरप्लस, मतलब एक्सेस प्रोडक्शन मतलब सरप्लस हो जाएगा। वहाँ शॉर्टेज था, यहाँ सरप्लस हो गया कि एक्सेस मतलब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, प्रोडक्शन तो डेफिनेटली क्या हो गया? द क्वांटिटी एक्चुअली ब्रॉट एंड सप्लाई विल श्रिंक एज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्राइस सपोर्ट। एज ए रिजल्ट लार्ज चंक ऑफ प्रोड्यूसर स्टॉक विल रिमेन अनयूटिलाइज या अनसोल्ड। तो प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। अब एक्सेस सप्लाई होगा तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उसका बफर स्टोर करेगी। बफर स्टोर क्या होता है? कि फ्यूचर के लिए स्टोरेज कर लेगी। जैसे आपने देखा था कोविड के टाइम में लॉकडाउन लगा, बाद में भी गवर्नमेंट ने क्या किया? सबको जो बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो लेबर क्लास था और जो जिसके पास कोई काम ही नहीं था, पैसे नहीं थे, तो उसको फ्री में क्या किया? राशन दिया, फ्री में उसको व्हीट राइस दिया। तो आप देखिए अभी भी तक भी मिल रहा है वो। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास इतना कुछ बफर स्टॉक है कि अगर 5 साल तक भी इंडिया में अगर कुछ भी ग्रेन प्रोड्यूस ना हो तो भी गवर्नमेंट पूरी कंट्री को क्या कर सकती है? खिला सकती है। तो उसको बफर स्टॉक मतलब जो स्टोरेज कर लेते हैं, और स्टोरेज करने के बाद वो क्या होता है? फ्यूचर में जब कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस टाइम में वो काम आता है। तो देखिए इसमें ये लिखा है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द सपोर्ट प्राइस। और ये बफर स्टॉक क्यों मेंटेन होगा? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी? जब मार्केट में तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में तो प्राइस कम हो जाएगी फिर। तो फिर गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रखा है फार्मर्स को कि हम आपको मिनिमम सपोर्ट में खरीदेंगे, तो गवर्नमेंट को फिर वो खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सारा का सारा प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास आ जाएगा और गवर्नमेंट फिर उसका क्या करेगी? बफर स्टॉक में डाल देगी। तो इसमें ये दिख रखा है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द सपोर्ट प्राइस द गवर्नमेंट would have to design some program to enable producer to dispose of their surplus stock. One such program can take the form of a buffer stock, and the government purchase the surplus stock available with the producer. These stocks are released in case of the production of the supported commodity suffer, and the buffer stock operations benefit the producer as a group. But who bear this cost? तो गवर्नमेंट ही डेफिनेटली। तो फर्स्ट कंज्यूमर्स,
who have to pay higher prices for the product, and second the people in the general who have to pay taxes. मतलब वैसे तो गवर्नमेंट कर रहा है ऐसा, देखो ये एक तरीके से नॉनसेंस एक्टिविटी हो गई। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई है और प्राइसेस प्रोडक्ट की कम हो गई, अब फार्मर की प्राइस मार्केट में कम मिल रही है, बट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर दिया कि आपको इतनी प्राइस तो देनी पड़ेगी, तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, उसको हाई प्राइस पे खरीदेगी। तो मान लो 20 रुपीज़ में वीट खरीदा, अब उसका क्या करती है वो 20 में से मान लो सपोज 2 रुपीज़ उसकी ट्रांसपोर्टेशन लग गई, 5 रुपीज़ उसका स्टोरेज लग गया, तो ऐसे करके वो उसके कितना पड़ गया, मान लो 25, 27। और फिर बाद में वो क्या करती है, उसको वेलफेयर करने के लिए नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है इसके अंदर सब्सिडाइज, तो वो सब्सिडाइज फूड देती है। जैसे आज आप बिलो बीपीएल और जो बिलो द पॉवर्टी लाइन और जो लोग एपीएल वाले हैं उनको 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ पर केजी वो क्या कर रही है, सेल कर रही है। तो अब गवर्नमेंट को डायरेक्टली नुकसान हो गया, मतलब वो 2 रुपये पर केजी दे रही है, जबकि गवर्नमेंट का खर्चा कितना आया 27। तो इकोनॉमिकली बर्डन आया, किस पे आया गया है, गवर्नमेंट के पास आएगा, गवर्नमेंट पे, पर गवर्नमेंट उसको किस पे ट्रांसफर करेगी, गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा, वो पब्लिक पे टैक्स लगाएगी या फिर वो कंज्यूमर जो है उसके बाकी कमोडिटीज की प्राइस बढ़ा देगी। तो अल्टीमेटली कौन सफ़र करेगा, पब्लिक ही सफ़र करेगी डेफिनेटली। तो ये सारा बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट पे एक अननेसेसरी बर्डन आ जाता है और वो सब्सिडाइज फूड देना पड़ेगा, बिलो द पॉवर्टी वेलफेयर, तो वो भी एक गवर्नमेंट पे बर्डन है। और उसकी वजह से फिर जो टैक्स पेयर्स हैं वो और जो कॉमन जनरल पब्लिक है उस पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अब देखो सब्सिडाइज to offset the loss of consumer, the government may undertake to subsidize the product. By subsidies we mean that the government purchase the product at the support price and the sell the product to the consumer below it cost प्रिक्यूरमेंट। तो मैंने आपको बताया जैसे कि फिर जो बिलो द पॉवर्टी लाइन इसको जो गवर्नमेंट दे रही है उसको सब्सिडाइज फूड ही तो बोलेंगे, कि गवर्नमेंट ने खरीदा 27 में, दे रही है कितना 25 रुपीज़ में, एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड प्राइस इज borne by the government. However, we should note that such terms as surplus and storage are defined with the reference of specific price. तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट पे। तो अब हम फाइनली कह सकते हैं कि जब प्राइस फ्लोर होगा तो प्राइस फ्लोर का कॉन्सिक्वेंस है एक्सेस सप्लाई, और एक्सेस सप्लाई होने की वजह से सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा सरप्लस। फिर सरप्लस को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बफर स्टॉक, मतलब उसको प्रोड्यूसर से खरीदना पड़ेगा, और उसका बर्डन किस पे आएगा, पब्लिक पे और टैक्स पेयर्स पे। कैसे आएगा, क्योंकि आगे उसको सब्सिडाइज फूड भी देना पड़ेगा, तो वेलफेयर करने के लिए हेल्थ एजुकेशन और ये, तो उसको आप एक मिनिमम प्राइस पे, एक अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल कराओ, बट फ्री देना इट्स नॉट ए गुड आइडिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन लेगी, बोरोइंग्स करेगी, या फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैम्पर्ड होगी, उससे कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होता है, सफ़र करता है। तो इस तरीके से ये कॉन्सिक्वेंस बेसिकली यही है कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट पे फाइनेंशियली बर्डन होगा, और बर्डन किस दो तरीके से होगा, एक बफर स्टॉक की वजह से और एक सब्सिडाइज फूड की वजह से। तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके हमारे डेवलपमेंट पे और मिडिल क्लास और जनरल पब्लिक पे उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो अब आपको ये इसमें 6 डिफरेंस करने हैं। तो व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ 6 डिफरेंस, क्या बेसिस होंगे, मीनिंग, एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव, डायग्राम, अदर नेम, बस ये सारे के। तो इतना इजी हो जाता है टॉपिक। अगर मैं आपको फाइनली कंक्लूड करूँ तो आपको बस 6 वर्ड में पूरा टॉपिक खत्म कर दिया आपने। बस अब अगर आप इसकी टेबल बना लोगे ना, तो टेबल ही फाइनली आपको तैयार करनी है बस वो। अरे एक ये जो कॉन्सिक्वेंस में, जैसे बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है कॉन्सिक्वेंस में, एक तो बफर स्टॉक्स पे शॉर्ट नोट्स आता है, और एक इस पे ब्लैक मार्केटिंग पे। तो बस ये थोड़ा सा अलग से तैयार करना पड़ेगा, बाकी सारा टेबल के अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो बस वो टेबल पे सब कुछ समराइज, दोनों का मीनिंग वाइस वर्सा हो जाएगा, दोनों का ऑब्जेक्टिव, दोनों का एग्जाम्पल, वो सब कुछ डायग्राम सारा आप क्या कर सकते हैं, वाइस वर्सा कर सकते हैं। बस आपको अलग से जो तैयार करना है वो एक ब्लैक मार्केटिंग और एक स्टोरेज बफर स्टॉक्स पे एक थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि इन पे एक शॉर्ट नोट्स आ जाता है। आई होप इट्स क्लियर। तो अब आपके आपका एंड लर्निंग क्लियर हो गया कि भाई अल्टीमेटली प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, कैसे चेंज होती है, फिर जो प्राइस चेंज हो रही है उसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर पे क्या पड़ेगा, प्रोड्यूसर पे क्या पड़ेगा, वो हमने देखा ही है, और उसको फिर गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी। आई होप इट्स क्लियर।
यस तो आप माइक्रो पढ़ने के बाद में आपको ये नॉलेज हो गया कि ये मार्केट में कैसे सारी चीज़ें होती है।